गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था, अपन ने जो कल बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, ठीक है, मापन के उपकरण में तो पढ़ा था अपन ने व्हीटस्टोन बीज के बारे में, एक पढ़ा था मीटर बीज के बारे में, ठीक है। आज अपन अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। अमीटर एंड वोल्ट मीटर, देखो बच्चों, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर क्या करता है बच्चों? अमीटर नापता है धारा को, ठीक है। जिस भी एलिमेंट में हमें धारा ज्ञात करनी है उसके श्रेणी क्रम में अपन अमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे बच्चों? देखिए, समझो क्या कह रहा हूं मैं। अमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं अपन, पहले हम देख रहे हैं अमीटर के बारे में। अमीटर, ठीक है, अमीटर करता बच्चों, देखिए इसको अप्लाई करते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, एलिमेंट के, ठीक है, एलिमेंट के श्रेणी क्रम में। एलिमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं, उसे हम एलिमेंट बोल रहे हैं। एलिमेंट के श्रेणी क्रम में, एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगाते हैं धारा ज्ञात करने हेतु, धारा ज्ञात करने हेतु, ठीक है। धारा ज्ञात करने के लिए इसको अपन एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एलिमेंट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे कोई बैटरी हो, चाहे कोई सा चाहे संधारित्र, जो भी हो, उसके श्रेणी क्रम में अपन इसको जोड़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगाते हैं धारा ज्ञात करने के लिए। तो जो एक अच्छे प्रतिरोध के लिए, अच्छे अमीटर के लिए, अच्छा कोई अमीटर है, ठीक है, अच्छे अमीटर का जो प्रतिरोध है, अच्छे अमीटर का बच्चों प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अल्प प्रतिरोध, आर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है, ठीक है, अल्प होता है। अच्छे अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए बच्चों? स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, आर ए इज इक्वल टू स्मॉल। अगर अपन आदर्श की बात करें, वैसे दुनिया में कोई चीज आदर्श होती नहीं है। आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का जो आर ए है वो कितना लेंगे अपन? 0। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या लेते हैं बच्चों? अपन 0 लेते हैं। ऐसे ही अगर बात करें वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर, तो जो वोल्ट मीटर को हम एलिमेंट के समांतर क्रम में लगाते हैं विभवांतर ज्ञात करने हेतु, ठीक है, एलिमेंट के समांतर में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, किस लिए? विभवांतर ज्ञात करने हेतु, मतलब उस एलिमेंट पर जो विभवांतर कितना है वो ज्ञात करने हेतु हम यहाँ पे समांतर क्रम में लगाते हैं। अच्छा, इसका जो प्रतिरोध है, एक अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम अच्छे वोल्टमीटर की बात करें, अच्छे, ठीक है, अगर अच्छा कोई वोल्टमीटर है तो अच्छे वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए बच्चों? उच्च होना चाहिए। और अगर आदर्श की बात कर लेंगे तो आदर्श के लिए क्या जाएगा बच्चों? बताइए। एक अच्छे वोल्टमीटर की बात करें तो अच्छे वोल्टमीटर का तो जो प्रतिरोध है वो तो क्या होना चाहिए? लार्ज, ठीक है, काफी उच्च होना चाहिए। और अगर आदर्श की बात करें तो आदर्श के लिए लार्जेस्ट मान क्या बन सकता है? लार्ज से लार्ज, अधिकतम उच्च लार्ज की बात करें क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। तो इस आरवी का मान क्या होना चाहिए? अनंत। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अनंत होना चाहिए आदर्श के लिए, ठीक है। अब तो देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक अच्छे प्रतिरोध पर एक अच्छे अमीटर, एक अच्छे वोल्ट मीटर की बात करें, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम जानते हैं डिवाइस होती है, इसके अंदर कुंडली होती है, इसके अंदर सुई होती है जिसका विक्षेप आता है। तो कुल मिला के बच्चों इसको चलाने के लिए, वोल्ट मीटर या अमीटर को चलाने के लिए हमें एक धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है, हमें एक धारा की आवश्यकता होती है। तो जब भी इसको हम अमीटर को या वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं तो परिपथ की कुछ धारा ये खुद ले लेते हैं अपने आप को संचालित करने के लिए, ठीक है। तो अपनी रीडिंग को शो करने के लिए, अपने आप को संचालित करने के लिए कुछ धारा ये परिपथ से स्वयं लेते हैं। तो इसलिए बच्चों परिपथ की जो धारा है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, अर्थात इनकी रीडिंग की बात करें, अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग थोड़ी सी घट जाती है, या कहते हैं थोड़ी सी बदल जाती है, मतलब इसमें त्रुटि उपस्थित होती है, ठीक है, त्रुटि उपस्थित होती है। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं नोट के रूप में। अभी रीडिंग में एरर कितनी हो कैसे निकालेंगे अभी समझाऊंगा आपको। तो यहां से देखें, अमीटर, ठीक है, संचालन के लिए, स्वयं के संचालन हेतु, स्वयं के संचालन हेतु हेतु अमीटर एंड वोल्टमीटर कुछ धारा हमारे परिपथ से, ठीक है, मतलब दिए गए परिपथ से लेते हैं, दिए गए परिपथ से लेते हैं, इसलिए इनके पाठ्यांक में, इसलिए इनके पाठ्यांक में कुछ त्रुटि, मतलब एरर,
कुछ त्रुटि उपस्थित होती है, कुछ त्रुटि उपस्थित होती है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ धारा स्वयं ले लेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, कुछ एरर आ जाएगी। ठीक है, कुछ एरर आ जाएगी। तो अभी एरर कैसे फाइंड करें, अपन कैसे ज्ञात करें इस एरर का मान? इसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिए, इन दो एग्जांपल्स को अपन समझते हैं, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो पहला एग्जांपल क्या है, आपसे कह रहा है फाइंड आउट एरर इन वोल्ट मीटर रीडिंग। तो क्या देखिए समझो, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 10 वोल्ट, ये तीनों श्रेणी क्रम बना रहे हैं। इसके हमें इस 3 ओम में विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमने इसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा दिया 6 वोल्ट का। ठीक है, 3 ओम पे विभवांतर ज्ञात करने के ऊपर हमने 6 ओम रेजिस्टेंस का एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब आपसे कह रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, मतलब वोल्ट मीटर क्या नापेगा, इस V1 को, मतलब इस 3 ओम के स्रोत विभवांतर V1 नापेगा। तो हमें इस V1 का मान बताना है क्या होगा। तो कैसे करेंगे, पहले एक बार हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा हुआ मान लेंगे, ये लगा हुआ ही नहीं है। पहले उस वोल्ट मीटर को अपन हटा हुआ मान लेंगे और फिर देखेंगे V1 का मान कितना आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, V1 का एक्चुअल मान, वास्तविक मान। ठीक है, फिर एक बार वोल्ट मीटर लगाने के बाद फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे इस V1 का नया मान मतलब V1 डैश कितना आ रहा है, तो वो चेक करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पाठ्यांक। कैसे, तो देखें, समझते हैं अपन। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे पहले अपन देख रहे हैं वोल्ट मीटर की अनुपस्थिति में, वोल्ट मीटर की अनुपस्थिति में, वोल्ट मीटर की अनुपस्थिति में अगर अपन देखें, यहाँ बच्चों देखिए वोल्ट मीटर की अनुपस्थिति में निकालें V1 का मान, मतलब ये वोल्ट मीटर है ही नहीं यहाँ पे, ये 6 ओम, ये जो है इसे हटा दो, उसको केवल 3 ओम और 3 ओम क्या बना रहे हैं, आपस में श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो 10 वोल्ट का बंटवारा होगा। ठीक है, 3 ओम पर। बच्चों हम जानते हैं श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा किस अनुपात में होता है, प्रतिरोध के अनुपात में। ठीक है, मतलब V1 निकालते हैं तो ऊपर R1 आता है। ठीक है, तो ऐसे अगर अपन देखें क्या निकाल रहा हूं मैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान निकाल रहे हैं V1 का। ठीक है, वास्तविक मान निकाल रहे हैं V1 का, तो V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, 10। ठीक है, 10 और बंटवारा कर दें 3/3 + 3, मतलब हमें V1 का मान निकाला तो ऊपर ये R1 आएगा, तो R1/R1 + R2 कर दिया अपन ने, तो कितना जाएगा ये 5 वोल्ट। ये तो क्या आ गया, वास्तविक मान आ गया। अब देखें वोल्ट मीटर की उपस्थिति में, वोल्ट मीटर की उपस्थिति में निकाल रहे हैं। अब V1 का मान क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, पाठ्यांक। क्या बोलेंगे बच्चों, पाठ्यांक बोलेंगे, पाठ्यांक। V1 का मान निकाल रहे हैं, V1 डैश बोल दिया इसको मैंने, V1 डैश है वही V1, लेकिन V1 डैश निकाल रहे हैं क्योंकि क्या 6 ओम जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर 6 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो 6 ओम और 6 ओम। अब क्या देखिए 6 ओम और 6 ओम कितना जाएगा, 2 ओम। 6 ओम और 3 ओम, सॉरी 6 ओम और 3 ओम का परिणामी कितना जाएगा, 2 ओम, गुणा बटा योग से। अर्थात अब जो V1 विभवांतर नाप रहे हैं अपन, किसके सिरों पे नाप रहे हैं, 2 ओम के सिरों पर। 6 ओम और 3 ओम क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम, इनका परिणामी हो जाएगा 2 ओम। अर्थात हम जो V1 ज्ञात करने जा रहे हैं, मतलब V1 डैश जिसे हम बोल रहे हैं, वो किसके सिरों पर निकाल रहे हैं, 2 ओम के सिरों पर। तो ये 2 ओम और ये 3 ओम क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। तो इस 10 वोल्ट का बंटवारा कर दें, तो 10 वोल्ट का बंटवारा करेंगे तो 2/2 + 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कितना जगह मानिए 4 वोल्ट। ठीक है, कितना क्या मान बच्चे, 4 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, त्रुटि निकालनी है। त्रुटि कैसे निकालते हैं, देखिए त्रुटि मींस एरर, डेल्टा V बराबर, एरर निकालेंगे डेल्टा V बराबर, हमेशा देखो पाठ्यांक में से घटाते हैं वास्तविक मान को, पाठ्यांक माइनस वास्तविक मान को घटा के हम निकालते हैं त्रुटि। यहां से पाठ्यांक तो कितना आया था 4, वास्तविक मान कितना था 5, तो कितना आ गया -1 वोल्ट। ठीक है, त्रुटि कितनी आ गई, -1 वोल्ट। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पाठ्यांक का मान कम है वास्तविक मान से, मतलब जो इसकी रीडिंग आएगी उसका मान वास्तविक वोल्टेज से थोड़ा कम आएगा, ये शो कर रहा है माइनस मान। ठीक है, चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे बच्चों यहाँ पे अमीटर की रीडिंग में हमें एरर फाइंड करनी है, तो कैसे निकालते हैं, एक बार अमीटर को हटा दो और उस भुजा में देख लो धारा कितनी जा रही है, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक मान। और एक बार अमीटर को लगे रहने दो, फिर चेक करो उसमें धारा कितनी जा रही है, वो क्या कहलाएगा, पाठ्यांक। तो देखिए पहले अपन देखें अमीटर की अनुपस्थिति में, अमीटर की अनुपस्थिति में धारा निकालनी है हमें I1, क्योंकि इस भुजा में I1 जा रही है, लेकिन I1 निकालने से पहले हमें टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। टोटल धारा निकाल के इसका बंटवारा कर देंगे। चलो पहले धारा निकालें, टोटल धारा निकाल रहा हूं मैं I बराबर, तो I बराबर क्या है, टोटल धारा मतलब E नेट अपॉन R नेट।
ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट आपको दिख रहा है कितना, 10 वोल्ट की बैटरी है, और आर नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अमीटर है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये 4 ओम और 4 ओम का समांतर क्रम क्या हो जाएगा, 2 ओम, 2 ओम के साथ फिर आगे ये 1 ओम श्रेणी क्रम बनाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। अमीटर तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ, अमीटर नहीं है, अभी अमीटर नहीं है, केवल 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम बना रहे हैं, 2 ओम हो गया, 2 ओम के बाद 1 ओम श्रेणी क्रम बना रहा है, तो 2 + 1 3, तो 10/3 एम्पियर। ये तो क्या निकाला मैंने बच्चों, टोटल धारा। अब निकाले यहाँ पे I1 का मान, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक मान, I1 बराबर देखिए यहां से ये टोटल धारा आ रही है, 2 भाग बटेगी, ये 4 ओम और ये 4 ओम बटी, तो है ही नहीं, 4 ओम बट रही है, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, I1 बराबर बंटवारा कर दे। अच्छा देखिए धारा का बंटवारा कैसे करते हैं, धारा का बंटवारा करते हैं हम प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में, ठीक है, मतलब I1 निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, R2, ठीक है, तो I1 निकालेंगे ऊपर R2 आएगा, मतलब 10/3, तो टोटल धारा है I × R2। देखो इसमें निकाल रहा हूं I1 का मान, R2 ऊपर लिखेंगे 4 + 4, मतलब R2 + R1, ये R1 का मान कितना है, 4 ओम, ये तो है ही नहीं, स्कूल जा ही नहीं है, ठीक है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 5, ये जाएगा बच्चों 10/6 एम्पियर, ठीक है, 10/6 एम्पियर। क्या इसको यूं भी कर सकते हैं, देखिए ये 4 ओम बराबर है, तो है ही नहीं, 4 ओम दोनों बराबर है, जो टोटल धारा आ रही है 2 बराबर प्रतिरोधों में बट रही है, तो धारा बराबर बटेगी, तो 10/3 का आधा कर दें तो 10/6 हो जाएगा, तो यूं भी समझ सकते थे, तो आता बच्चों 1.67 एम्पियर। ये क्या निकाल लिया अपन ने, I1 का वास्तविक मान निकाल लिया, ठीक है। अब देखें अमीटर की उपस्थिति में निकालेंगे हम धारा I1 डैश का, I1 का मान, तो पहले टोटल धारा निकालें, टोटल धारा I इक्वल टू क्या जाएगी, I = E नेट अपॉन R नेट करेंगे, तो E नेट अपॉन R नेट से E नेट का मान तो क्या 10 वोल्ट है ही सही, R नेट का मान क्या आएगा, R नेट देखिए यहाँ पे अब 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 ओम और 4 ओम क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम, 6 और 4 समांतर बना रहे हैं, इनका गुणा बटा योग कर दो, तो 6 चौक 24, 24/10 मतलब 2.4, तो यार 2.4, अब 2.4 जो आया उसके बाद फिर ये 1 ओम क्या बनाएगा, श्रेणी क्रम, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1, तो 2.4 + 1, तो 10/3.4 एम्पियर। ये तो आ गया टोटल धारा I का मान, ठीक है। अब बच्चों उसका फिर अपन देखें, हमें यहाँ पे अब I1 निकालना है, बंटवारा करेंगे, मतलब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं, I1 डैश, मतलब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, इसमें पाठ्यांक निकाल रहे हैं, पाठ्यांक I1 डैश बराबर I1 डैश निकाल रहे हैं, तो I1 डैश का मान, मतलब इस I1 का नया मान निकाल रहे हैं I1 डैश, तो टोटल धारा कितनी आई थी, 10/3.4 इंटू R2, ये निकाल रहे हैं I1 डैश का मान, ऊपर R2 आएगा, तो R2 मतलब 4 बटा ऊपर कितना ये 6 + 4, ठीक है। तो हम बंटवारा कर रहे हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में, क्योंकि I = V/R होता है ना, I = V/R, तो I समानुपाती 1/R आ रहा है, तो I1 डैश निकालेंगे तो ऊपर R2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इसको यहाँ डिवाइड कर दें, तो इसको डिवाइड करने पे मान आता है 1.17 एम्पियर, इसको पूरा सॉल्व कर लें तो लगभग 1.17 एम्पियर आता है। इसलिए बच्चों त्रुटि निकालेंगे, तो त्रुटि क्या हो जाएगी, त्रुटि डेल्टा I, कैसे निकालते हैं त्रुटि, बताया था आपको मैंने, पाठ्यांक में से वास्तविक मान घटाना है, पाठ्यांक माइनस वास्तविक मान, पाठ्यांक माइनस वास्तविक मान करेंगे, तो पाठ्यांक आपने देख ही लिया कितना है, यहाँ पे पाठ्यांक का मान 1.17 और ये 1.67, तो कितना हो गया, माइनस का 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने अमीटर की त्रुटि, अमीटर की रीडिंग में अपन ने एरर फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये अमीटर एंड वोल्टमीटर के बारे में अपन ने पढ़ा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलो नेक्स्ट डिवाइस अपन पढ़े, अगला उपकरण पढ़ते हैं गैलोमीटर के बारे में, ठीक है, धारामापी, ठीक है, गैलोमीटर। तो जो गैलोमीटर होता क्या है, देखिए कहने को उसको बोल रहे हैं अपन धारामापी, लेकिन ये धारा को ही नहीं नापता, केवल इसकी सहायता से अपन विभवांतर वगैरह भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे वो आगे अपन देख लेंगे। देखिए तो जो गैलोमीटर क्या होता है, गैलोमीटर बच्चों देखो अपन ने पढ़ा अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। अमीटर एंड वोल्टमीटर का जो आंतरिक संरचना है दोनों की लगभग सेम होती है, तो उसी आंतरिक संरचना को, मूल आंतरिक संरचना को हम क्या बोलते हैं, गैलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब गैलोमीटर कोई स्पेशल डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं, अमीटर एंड वोल्टमीटर की जो मूल संरचना है, ठीक है, कि मूल संरचना को ही
या मूल परिपथ को ही क्या बोलते हैं बच्चों? गैलोमीटर कहते हैं। मूल संरचना को ही क्या बोलते हैं? गैलोमीटर कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों अपन जानते हैं गैलोमीटर, गैलोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सामान्य, ना तो उच्च होता है ना अल्प होता है। गैलोमीटर का जो प्रतिरोध है ये सामान्य होता है। ठीक है, का प्रतिरोध, गैलोमीटर का प्रतिरोध सामान्य होता है। ठीक है, मतलब ना तो उच्च होता है ना अल्प होता है। अब बच्चों अगर मैं गैलोमीटर का प्रतिरोध उच्च कर दूं तो इसी को क्या बोलते हैं फिर अपन? वोल्टमीटर। और अगर इसका प्रतिरोध अल्प कर दें तो इसे हम क्या बोलते हैं? अमीटर। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है, केवल प्रतिरोध का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब गैलोमीटर का प्रतिरोध तो नॉर्मल है, मतलब कहा जाए गैलोमीटर क्या है? एक बेकार वोल्टमीटर और एक बेकार अमीटर। क्यों? क्योंकि ना तो इसका प्रतिरोध उच्च है इसलिए इसको एक अच्छा वोल्टमीटर नहीं बोल सकते, ना इसका प्रतिरोध अल्प है इसलिए इसको एक अच्छा मीटर भी नहीं बोल सकते, तो हम इसको एक बेकार वोल्टमीटर तथा बेकार अमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम इसका प्रतिरोध उच्च कर दें तो किसमें चेंज हो जाएगा? वोल्टमीटर में। और अल्प कर दें तो किसमें चेंज हो जाएगा? अमीटर में। तो हम कह सकते हैं जी का जो प्रतिरोध है, जी का प्रतिरोध, जी के प्रतिरोध को, जी के प्रतिरोध को इंक्रीज या डिक्रीज करके, इंक्रीज या डिक्रीज करके इसे वोल्टमीटर या अमीटर में बदल सकते हैं। मतलब इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं बोल रहे हैं, कोई परिवर्तित कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं, बस वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। कैसे वो आगे पढ़ेंगे अपन, न्यूमेरिकल आएंगे, इस टॉपिक पे आते ही न्यूमेरिकल ये है कि गैलोमीटर को हमें अमीटर में चेंज करना है या वोल्टमीटर में चेंज करना है तो कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और चलो देखो इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है, थोड़ा सा उस पर अपन ध्यान दें। देखो इधर ये जो गैलोमीटर, ये गैलोमीटर का बॉक्स दिखाया गया है, देखने में अमीटर भी ऐसा ही होता है, देखने पे वोल्टमीटर भी इसी तरह का होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें यहाँ पे ये पावरफुल मैग्नेट होते हैं जो कि इस तरह से अवतल रूप में कटे होते हैं। ये मैग्नेट बच्चों इस तरह से अवतल रूप में कटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अवतल रूप में कटे हैं, अवतल रूपी चुंबक। ठीक है, अवतल रूपी चुंबक होते हैं। ये क्यों होते हैं बच्चों? ताकि इसके द्वारा अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, अवतल रूपी चुंबक द्वारा त्रिज्यीय मतलब अंदर जो धारावाही कुंडली है द्वारा कुंडली पर, द्वारा अंदर कुंडली पर, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली इसमें दिखाने का चित्र में, या बोलो ये तो चुंबक, ये तो बच्चों स्प्रिंग है, ये कुंडली नहीं है। अंदर धारावाही कुंडली पर त्रिज्यीय मतलब रेडियल। ठीक है, त्रिज्यीय मतलब यहाँ पे जो त्रिज्यीय मैग्नेटिक फील्ड होता है, त्रिज्यीय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर उत्पन्न। और जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र मतलब अपन ने ये एन पोल एस पोल दिखा रखे ना, इस तरह से ये एन, इधर चुंबकीय एन पोल, इधर चुंबकीय एस पोल, ये अवतल रूपी है। तो जो यहाँ पे इसके कारण जो ये शेप है, इसके कारण जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से त्रिज्या के रूप में, मतलब त्रिज्या के दिशा, मतलब इस तरह से ये दिशा होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिशा में होता है, इस दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करना होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अंदर कुंडली होती है, मैं कुंडली नहीं दिखा रहा, ज्यादा जरूरत नहीं है हमें धारावाहिक कुंडली दिखाने की, तो उस पे हमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना होता है, इसे बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अवतल रूपी चुंबक का उपयोग करते हैं। अब तो देखो जब यहाँ पे देखिए ये धारा हम देख, जिससे हमने धारा प्रवाहित करी, ये धारा यहाँ से टर्मिनल से अंदर कुंडली लगी होती है, कुंडली में धारा गुजरती हुई फिर इधर से बाहर निकल रही होती है, तो अंदर जो कुंडली है वो क्या है, धारावाही कुंडली, क्योंकि धारा
प्रवेश कर रही है और उस सिरे से बाहर निकल रही है। तो इस धारावाही कुंडली कहां पर है? इन दोनों चुंबकों के मध्य होती है धारावाही कुंडली, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी होती है। ठीक है, धारावाही कुंडली अंदर पिवोटेड होती है, कीलकित की गई होती है। अब बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, अब जैसे धारा प्रवाहित करेंगे अंदर उस कुंडली पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बलाघूर्ण लगता है, जो कि बलाघूर्ण क्या करता है, इस कुंडली को घुमाता है, इस कुंडली पे एक संकेतक लगा होता है, तो कुंडली घूमती है तो संकेतक भी घूम जाता है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे धारा 5 या 10 एम्पीयर प्रवाहित की, तो ये संकेतक घूमकर 10 पे आ जाएगा, मतलब थीटा एंगल से विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल से विक्षेपित हो जाएगा। क्यों? दोबारा समझो, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर एक बलाघूर्ण लगता है, उस बलाघूर्ण का मान क्या होता है? BINA। पढ़ेंगे अपन आगे उसमें धारा का चुंबकीय प्रवाह में। ठीक है, BINA, बी चुंबकीय क्षेत्र है, आई धारा है, एन उस कुंडली में घेरों की संख्या है, ए उस कुंडली का एरिया है, जिसके कारण कुंडली थीटा एंगल से विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अब जो थीटा एंगल से विक्षेपित होती है तो अंदर यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन तो स्प्रिंग ऐंठन उत्पन्न होता है, तो स्प्रिंग इस संकेतक के घूमने का विरोध करती है, अर्थात विपरीत दिशा में लगाती है बलाघूर्ण। चुंबक जो है वो तो बच्चों लगा रही है बलाघूर्ण, मतलब चुंबक के धारा का चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो लग रहा है बलाघूर्ण, और विपरीत दिशा में लग रहा होता है इस किसके कारण, इस स्प्रिंग के कारण बलाघूर्ण लग रहा होता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं फिर एक तरह से बैलेंस कंडीशन में दोनों बलाघूर्ण एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। किस तरह से देखिए, तो तुम क्या करें यहाँ पे सी पे जो पे चुंबक पे जो बलाघूर्ण लगता है, देखिए चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बलाघूर्ण लगता है उसका मान तो क्या होता है? BINA होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग के द्वारा जो विपरीत दिशा में बलाघूर्ण लगता है, ठीक है, जिसका मान होता है बच्चों टो बराबर C थीटा, वो किसको बैलेंस करता है? BINA को बैलेंस करता है, और सुई एक निश्चित स्थान पर जाके रुक जाती है। और हम पाठ्यांक पढ़ लेते हैं कि कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब बच्चों क्या होता है, देखिए बैलेंस कंडीशन में संतुलन की स्थिति में क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे धारावाही कुंडली पर बी वेक्टर द्वारा बलाघूर्ण इक्वल टू कुंडली पर स्प्रिंग द्वारा बलाघूर्ण। ठीक है, कुंडली पर बी वेक्टर द्वारा बलाघूर्ण बराबर कुंडली पर स्प्रिंग वाला विपरीत दिशा में बलाघूर्ण। तो इसका मान तो क्या होता है? BINA, और ये मान क्या होता है? C थीटा। जहां बच्चों C क्या है? स्प्रिंग का ऐंठन गुणांक है, और थीटा हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना इसमें विक्षेप हो रहा है कुंडली में या संकेतक में, वो थीटा है। और बच्चों N यहाँ पे कुंडली में घेरों की संख्या होती है, A यहाँ पे कुंडली का क्षेत्रफल होता है, B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ही सही, और I यहाँ पे धारा है जो अपन ने लिखा रखी है इसके अंदर। तो यहाँ से बच्चों I निकालें तो I बराबर क्या आएगा? I बराबर C अपॉन बना इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ क्या है बता दें बच्चों? हियर A इक्वल टू, यहाँ पे N इक्वल टू क्या है? कुंडली में घेरों की संख्या है, कितने घेरे हैं, जो 100 है या 50 है जो भी है। ए यहाँ पे बच्चों कुंडली का क्षेत्रफल है, ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल। और बच्चों यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे सी थीटा लिख दें। थीटा क्या चीज बच्चों? थीटा यहाँ पे विक्षेप है, ठीक है, संकेतक या कुंडली का विक्षेप, कुंडली व संकेतक में विक्षेप। कुंडली व संकेतक में विक्षेप है, ये कितना विक्षेपित हुआ है, किस एंगल से, ये दिखा रखा मैंने यहाँ पे थीटा देखा, थीटा किस एंगल से विक्षेपित हुआ है वो है। मतलब धारा नहीं थी तो सुई कहाँ पे थी? 0 पे। फिर धारा 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो इसे थीटा एंगल से ये सुई घूम गई, 10 पे आ गई, ठीक है। और सी यहाँ पे क्या बच्चों? सी क्या चीज है? सी बता रहा है यहाँ पे ऐंठन गुणांक को, स्प्रिंग का ऐंठन गुणांक। बच्चों ये जो ऐंठन गुणांक है ये बताता है स्प्रिंग की कठोरता को, मतलब जितनी ज्यादा कठोर स्प्रिंग होगी सी का मान उतना उच्च होगा, और सॉफ्ट होगी तो सी का मान स्मॉल होगा, ठीक है, ये बता रहा होता है ऐंठन गुणांक।
अब यहाँ पे देखिए ये जो C, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर धारा का मान एक बार 2 एम्पीयर लूंगा, 5, एक बार 10 ये लेंगे तो थीटा का मान चेंज होगा। ठीक है, जितनी कम धारा प्रवाहित करेंगे थीटा कम होगा, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे थीटा उतना ज्यादा आएगा, दिख ही रहा है। तो यहाँ से देखें आई समानुपाती क्या है, थीटा, क्योंकि ये सारी चीज तो नियत रहेंगी C B N A। धारा को चेंज करने से ना तो C पे कोई फर्क पड़ेगा, ना B पे, ना N पर, ना A पर। तो हम कह सकते हैं अतः आई समानुपाती क्या है, थीटा। आई समानुपाती थीटा है, तो यहाँ से बच्चों मैं कांस्टेंट हटाऊं, ये समानुपाती हटाऊं तो कांस्ट लगाते हैं K। ठीक है, आई इज इक्वल टू K थीटा। यहाँ बच्चों इस K को हम बोलते हैं, K को बोलते हैं यहाँ पे धारामापी नियतांक बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जो K है, K इज इक्वल टू हियर, K इज इक्वल टू कितना, तुलना करके देखें तो C बराबर बी एन अपन है, C बराबर बना। ठीक है, C बी एन है, K बराबर C अपॉन बी एन ए, इसे बोलते हैं धारामापी नियतांक कहते हैं, धारामापी नियतांक। ठीक है, K यहाँ पे क्या बच्चों, धारामापी नियतांक को दर्शा रहा है। क्लियर। अब चलो बच्चों इसमें एक दो चीज थोड़ी सी और समझाऊं उसमें, जैसे कि गैल्वेनोमीटर की आपसे पूछे धारा सुग्राहिता क्या होती है और वोल्टा सुग्राहिता क्या होती है, थोड़ा वो देख लें। धारा सुग्राहिता, ठीक है, इस वोल्टमीटर की जो धारा सुग्राहिता है, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, इसको हम SI से लिखते हैं, SI। तो जो धारा सुग्राहिता होती है थीटा बटा आई अनुपात को, इसको बोलते हैं धारा सुग्राहिता थीटा बटा आई। तो यहां से अगर मैं थीटा बटा आई निकालूंगा तो थीटा बटा आई निकालने से क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, 1/K, 1/K। और K का मान रख दें यहाँ से, तो K का मान रख देंगे तो हो जाएगा ये BNA/C हो जाएगा, BNA/C। और जो सुग्राहिता क्या होती है, सुग्राहिता मतलब क्या है, सेंसिटिविटी। मतलब जैसे कि अपन देखें, अगर मैं मान लो किसी धारा मापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करूं और सुई में ज्यादा विक्षेप आ रहा है, मतलब आपके पास दो अलग अलग प्रकार के धारा मापी हैं। ठीक है, दो अलग धारा मापी हैं। ठीक है, अगर हम धारा प्रवाहित करने पे देखें, समान धारा प्रवाहित करें या छोटी धारा प्रवाहित करें, सुई ज्यादा विक्षेपित हो रही है, तो जिसमें कम धारा प्रवाहित करने पे सुई ज्यादा विक्षेपित हो रही है, तो हम समझ जाएंगे वो धारा मापी ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बताती है कि कम धारा प्रवाहित करने पे किस में ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उसे बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे धारा सुग्राहिता क्या होती है, थीटा अपॉन आई मींस BNA/C के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऐसे ही, यहां से अगर अपन बात करें सॉफ्ट स्प्रिंग की, आपसे कहा मैंने कोमल स्प्रिंग की बात करें, कोमल स्प्रिंग का जो होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल। आपसे कहा था मैंने C यहाँ पे हार्डनेस हो जाता है, जितना C लार्ज होगा उतनी हार्ड स्प्रिंग होगी, जितना C स्मॉल होगा उतनी सॉफ्ट होगी। तो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए, सॉफ्ट स्प्रिंग का C इज इक्वल टू स्मॉल होता है, तो यहाँ पे जो धारा सुग्राहिता है SI इज इक्वल टू क्या होगा, उच्च होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं C नीचे आ रहा है सूत्र में, SI में, तो C अगर स्मॉल है तो SI क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो धारा सुग्राहिता बढ़ानी है तो हम किसका उपयोग करेंगे, कोमल स्प्रिंग का उपयोग करेंगे या हार्ड स्प्रिंग का, तो कोमल स्प्रिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर बच्चों ऐसे ही वोल्टता सुग्राहिता अगर आपको निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टता सुग्राहिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बच्चों वोल्टता सुग्राहिता में यहाँ पे इसमें करना है SV से शो करते हैं उसको, SV इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन V। जैसे यहाँ पे थीटा अपॉन आई है, यहाँ पे थीटा अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, तो ये धारा सुग्राहिता हो गई और ये वोल्टता सुग्राहिता अपन ने देख ली इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर फिर यहाँ पे V को चाहे तो आप कर सकते हैं V बराबर IR, मतलब I इंटू RG। RG क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को अपन RG लिख रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन देखा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का बेसिक चीज क्या है, आंतरिक संरचना क्या होती है, चीज थोड़े अपन ने स्टडी करी। ठीक है, बाकी इसका अंदर जो कुंडली किस प्रकार से लटकी हुई है, किस प्रकार से इसका पूरा डिटेल है, ये आप मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगी, आप मॉड्यूल से पढ़ लो। ये चीज टॉपिक वही जो आपको समझा है वो सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर भी समझा रखी है। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपन ने पढ़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब किस तरह से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करते हैं और फिर वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल आते हैं, इन चीजों के बारे में अपन देखते हैं। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं यहाँ पे G to A रूपांतरण, मतलब गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, ये अपन देखने आ रहे हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो जो आपको बताया था मैंने, G का प्रतिरोध सामान्य होता है। ठीक है, इसे हमें अमीटर में बदलना है तो उसका नेट प्रतिरोध हमें करना पड़ेगा, बहुत स्मॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक अच्छा अमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अल्प करने के लिए क्या करें, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अति अल्प प्रतिरोध जोड़ दें, जिसे हम शंट बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे तो पूरे निकाय का प्रतिरोध अल्प हो जाएगा, जिससे हमें मतलब परिणामी निकाय का परिणामी प्रतिरोध अल्प प्राप्त होगा। इसलिए इस निकाय को हम क्या बोल सकते हैं, एक अमीटर बोल सकते हैं। जैसे आप जानते हो समांतर क्रम में जो नेट प्रतिरोध है वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा आ रहा होता है।
ठीक है, जैसे अपन देखें 6 ओम और 3 ओम का समांतर क्रम क्या आएगा 2 ओम, तो 2 ओम जो है वो 3 ओम से भी छोटा है, मतलब अगर हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं अल्प प्रतिरोध तो जो परिणामी मान बनेगा उस अल्प से भी कम बनेगा, अर्थात ये पूरा निकाय एक अमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। देखिए उच्च परास का अमीटर प्राप्त करने हेतु, ये भी ध्यान रखें, इससे हमें परास क्या मिलेगी उच्च परास का अमीटर प्राप्त करने हेतु अल्प प्रतिरोध S, जिसे हम शंट कहते हैं, को G के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मतलब अल्प प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण नेट प्रतिरोध क्या होता है RA इक्वल टू अल्प हो जाता है, नेट प्रतिरोध का मान अल्प हो जाता है तथा निकाय एक अमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। मतलब बच्चों इस प्रकार से देखिए, देखो समझो इस डायग्राम को, यहाँ पे ये गैलोमीटर है, ठीक, गैलोमीटर मान लो IG धारा सहन कर सकता है, IG क्या है, गैलोमीटर जितनी धारा सहन कर सकता है वो IG है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से IG करंट आई तो इसके अंदर भी IG जाएगी, क्योंकि इसके साथ और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, जो पूरी करंट IG है अंदर जाएगी IG। तो अभी इस समय हम देख रहे हैं गैलोमीटर में धारा कितनी आ रही है IG प्रारंभ में, तो IG क्या है, G से गुजरने वाली प्रारंभिक धारा, ठीक है, G से गुजरने वाली धारा IG है। प्रारंभिक धारा परास भी बोल सकते हैं उसको, प्रारंभिक धारा परास, या उसको बोलते हैं प्रारंभिक पूर्ण विक्षेप धारा, मतलब पूर्ण विक्षेप के लिए कुल कितनी धारा चाहिए उसे हम IG बोल रहे हैं, ये IG बता रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसे हमें चेंज करना है अमीटर में, तो क्या करेंगे, इस गैलोमीटर का मैंने प्रतिरोध क्या ले लिया G ओम मान लिया, अभी जो हमने कैपिटल R स्मॉल g लिखा था ना RG, अब यहाँ पे खाली कैपिटल G लिख के काम चला रहे हैं अपन, ठीक है, इसका प्रतिरोध कैपिटल G ओम है। अब बच्चों हमने इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया S, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध S जोड़ दिया है, उससे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा आ रही है, उसकी अधिकांश धारा यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि ये अल्प प्रतिरोध है, प्रतिरोध अल्प है, तो इसलिए यहाँ से अधिकांश धारा यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि जितना कम प्रतिरोध होता है धारा का विरोध उतना कम होता है, आराम से ज्यादा धारा वहां से निकल जाती है, मतलब बाईपास कर जाती है, ठीक है, यहाँ से बाईपास हो जाती है हर मैक्सिमम करंट। तो इसे मान लो जैसे बच्चों यहाँ पे समझे, जैसे कि मान लो ये गैलोमीटर है, ये 1 एम्पीयर धारा सहन कर सकता है, 1 एम्पीयर धारा सहन कर सकता है, और हमने यहाँ पे इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया। अब यहाँ से 100 एम्पीयर धारा आ रही है, तो 100 एम्पीयर में से क्या हुआ, इधर तो कितनी जाएगी 1 एम्पीयर, और 99 एम्पीयर ऊपर से निकल जाएगी। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी धारा मापी को उच्च धारा से जलने से बचाने हेतु, उच्च धारा द्वारा जलने से बचाने हेतु इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसे हम शंट कहते हैं। तो इस प्रकार से भी शंट को परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, क्योंकि हम देखा है 100 एम्पीयर में से 99 ऊपर से निकल गई, अर्थात उच्च धारा अगर डायरेक्ट 100 एम्पीयर जी में आती तो जल जाता है, क्योंकि सहन ही कितनी कर सकता है 1 एम्पीयर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको उच्च धारा से बचाया। कैसे बचाया, इसके समांतर क्रम में एस जोड़ दिया अल्प प्रतिरोध, ताकि 99 एम्पीयर तो ऊपर से निकल गई, तो जी में से केवल कितनी गई 1 एम्पीयर, अर्थात ये आराम से बच गया। ठीक है, अब बच्चों इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, एमीटर, मतलब एस और जी के समांतर क्रम को क्या बोल रहे हैं, एमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस एमीटर का जो नेट प्रतिरोध आपसे पहले, इसका नेट प्रतिरोध क्या होगा, देखिए नेट आर ए का मान निकालें, जिसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, अपन जानते हैं ये होता है समांतर क्रम में आर ए इक्वल टू एस जी अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, तो यहां से ये चीज अपन देखी, आर ए इक्वल टू आ गया एस जी अपॉन एस प्लस जी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे आई क्या है, आई यहाँ से टोटल धारा, अमीटर में जो टोटल धारा जा रही है, अमीटर के अंदर से जो पूरा निकाय अमीटर है, इसके अंदर टोटल धारा यहाँ से गुजर रही है, वो क्या है, आई है, ए से गुजरने वाली कुल धारा, या कहते हैं नई धारा परास। मतलब अब यहाँ पे इस निकाय की नई धारा परास क्या हुई, जैसे कि बताया आपको 100 एम्पियर होगी, पहले यहाँ पे इसमें केवल 1 एम्पियर जा सकती थी, अब यहाँ पे कुल कितनी आ सकती है 100 एम्पियर, क्योंकि ऊपर से 99 तो निकल ही जाएगी, तो इस निकाय में कुल कितनी धारा प्रवेश कर सकती है आराम से 100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे नई धारा परास बोल सकते हैं इसको, या कहते हैं नई पूर्ण विक्षेप धारा कहते हैं आई को। ठीक है, तो ये चीज अपन देखी। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है, इन्हीं को अपन देखने आ रहे हैं, ये 4-5 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलो इनको अपन सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है समझे, हर क्वेश्चन में हम एक ही तरीका अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। यहाँ देखिए एस और जी क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम, और जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो हम उनका वोल्टेज बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बराबर, मतलब वीएस बराबर वीजी, इस तरह करके सोल्व करेंगे। मतलब हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे और वीएस बराबर वीजी करेंगे, देखना सबके आंसर आराम से निकल के आएंगे, कोई टिपिकल नहीं है। तो देखिए चलो करें स्टार्ट। देखिए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, मुख्य धारा की 2% धारा जी से गुजारने हेतु आवश्यक शंट ज्ञात करो। मतलब मुख्य धारा जो आ रही है, टोटल करंट आई है, उसकी केवल 2% ही जी से गुजरनी चाहिए, बाकी 98% कहां से गुजरनी चाहिए, ऊपर से निकल जानी चाहिए 98%। तो देखो यहाँ पे करें सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, तो पहले क्या होता है आपको डायग्राम बनाओ, ये मैंने बनाया जी, ठीक है, ये दिखा दिया एस, ये दिखा दिया एस, ठीक है, ये एस दिखा दिया,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एस ओम है, ये जी ओम है, ठीक है। यहां से देखो माना कि टोटल धारा आ रही है 100 आ रही है, ये मैंने 100 मान ली, टोटल धारा में कितनी मान ली 100 मान ली, तो यहां से कितनी जाएगी बच्चों 2, और यहां से कितनी जानी चाहिए 98, ठीक है। तो 2% धारा केवल जी में गुजर रही है, एस में से कितनी गुजर रही है 98%। तो बच्चों अब देखिए दोनों समांतर क्रम में है, एस समांतर क्रम हम देख रहे हैं जी है, तो दोनों का वोल्टेज बराबर कर दें, वी एस बराबर क्या कर देंगे वीजी, वी एस बराबर वीजी कर देंगे, तो वी एस का मान क्या आएगा वोल्टेज बराबर क्या होता है धारा इंटू प्रतिरोध, मतलब 98 इंटू एस, ऐसे वीजी का मान 2 इंटू जी, वोल्टेज बराबर धारा इंटू प्रतिरोध है, तो यहां से निकाल लेंगे, इसलिए बच्चों एस का मान क्या आ गया, इसलिए यहां से एस बराबर हो जाएगा, इसका भाग लगा देंगे तो जी बटा 49, एस बराबर क्या आ गया जी बटा 49, ये लो आंसर आ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं 20 ओम का गैल्वेनोमीटर केवल 0.1 एम्पियर धारा सहन कर सकता है, ठीक है। इसे 2 एम्पियर परास वाला मीटर बदलना है तो शंट का मान बताना है। तो चलो देखो 20 ओम का गैल्वेनोमीटर केवल 0.1 एम्पियर सहन कर सकता है, मतलब जी के अंदर से कितनी धारा गुजारनी है आपको केवल 0.1, ठीक है। और इसे मीटर बदलना है 2 एम्पियर परास वाले में, मतलब कुल धारा कितनी आ रही है 2 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ पे अपन बनाए इसका फोटो बनाए, ये जी, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने एस, ठीक है। जी का मान आपको दे रखा है 20 ओम, या 20 ओम रख दिया, ये ऐसे, ठीक है। यहां से धारा देखो जी के अंदर तो कितनी धारा जाएगी, जी के अंदर बोला केवल 0.1 एम्पियर ही सहन कर सकता है ये, तो 0.1 एम्पियर तो जाएगी यहां से, और टोटल धारा कितनी आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है। टोटल धारा यहां से 2 एम्पियर आ रही है, 0.1 इधर से गई तो ऊपर से कितनी गुजारनी पड़ेगी हमें 1.9 एम्पियर जाएगी ऊपर से, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे वही वी एस बराबर वीजी करें, दोनों समांतर क्रम में, वी एस बराबर वीजी, तो यहां से क्या जाएगा 1.9 इंटू एस बराबर क्या आएगा 0.1 इंटू 20, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो तो यहाँ पे 19 बचेगा, तो एस बराबर क्या जाएगा 20 बटा 19 ओम, ये लो ये अगला आंसर भी आ गया। तो देखिए आप कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ठीक है, सब में सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि जी की धारा परास n गुना करने हेतु आवश्यक s ज्ञात करो। जी की धारा परास n गुना करना है, मतलब मान लो पहले जी में से केवल x धारा गुजर सकती थी, अब हमें नेट धारा जो आई है उसको हमें nx बनाना है, मतलब देखिए मतलब वापस वही फोटो बनाए, देखिए इधर जी, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने s, ये s दिखा दिया, ठीक है। यहां से जी कितनी धारा सहन कर सकता है, मान लो x धारा सहन कर सकता है, ठीक है, x धारा सहन कर सकता है, हमें कुल धारा परास कितनी बनानी है nx करनी है, तो इसका मतलब बाकी शेष धारा n-1x कहां से गुजर जाएगी ऊपर से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये करना है, तो यहां भी वही करेंगे vs बराबर vg कर दिया, तो बच्चों vs बराबर vg करेंगे तो vs का मान कितना है धारा इंटू प्रतिरोध, तो n-1x इंटू एस बराबर ये x इंटू जी, तो x से x उड़ा दो तो कितना आ गया s बराबर, ये आ गया s बराबर कितना बच्चों s बराबर g अपॉन n-1, g अपॉन n-1 ये आ जाएगा किसका मान s का मान, ये लो इससे निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो हर जगह एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, कोई टिपिकल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 4, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब S बराबर 4 ओम लगाते हैं तो G में विक्षेप 1/5 गुना रह जाता है, मतलब शंट का मान कितना लगा अपन ने 4 ओम, विक्षेप कितना रहेगा 1/5 गुना रह गया, ठीक है। मतलब मान लो बाहर से टोटल धारा I आ रही थी तो केवल I/5 ही अंदर जाएगी, तो हम जानते हैं विक्षेप समानुपाती धारा होती है, तो विक्षेप का मान 1/5 गुना रह गया है, तो जी में गुजरने वाली धारा भी कितनी हो गई 1/5 गुना हो गई जी से जाने वाली धारा। तो यहाँ से अपन देखें इसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देख रहे हैं क्या कहना चाहता है, देखिए बच्चों इस प्रकार से ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहां से इसके समांतर क्रम में ये S जुड़ा हुआ है, S का मान कितना है 4 ओम, ये S का मान 4 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से धारा टोटल आ रही है I, ठीक है, तो इसके अंदर से कितनी गई, इसके अंदर जा रही है I/5, क्योंकि विक्षेप 1/5 गुना हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ से कितनी धारा गई I में से I/5 माइनस कर दो, 4I/5 जाएगी, यहाँ से 4I/5, ठीक है। तो अच्छा अब देखिए आपस क्या करेंगे, वही समांतर क्रम में हम क्या बराबर कर दें VS बराबर VG कर दें, तो VS बराबर कर देंगे VG,
ठीक है। तो VS बराबर VG किया तो VS का मान 4 है, मतलब धारा इंटू प्रतिरोध करिए, 4I/5 इंटू 4 बराबर, यहां करेंगे धारा का मान, मतलब इसको जी ओम लेते हैं, जी ओम है, ठीक है। तो यहाँ से धारा कितनी है, I/5 इंटू जी। तो यहाँ से जी का मान क्या जाएगा बच्चों, I/5 से I/5 घटा दो, 4 इंटू उड़ा देंगे तो 16 हो जाएगा। जी बराबर आ गया 16 ओम। तो भी अपने निकाल लिया, जी का मान कितना है, 16 ओम आ गया। ये भी आंसर नहीं आया, हमें क्या निकालना, देखिए अब पढ़ो आगे गिरा है। अब यदि S डैश बराबर 2 ओम को भी लगा दें, मतलब 4 ओम तो लगा हुआ है शंट के रूप में, 2 ओम को और शंट कर रहे हैं, तो हमें अब देखिए क्या हो जाएगा, मतलब देखिए इस प्रकार से डायग्राम, जी यही सही, तो यहाँ पे इस जगह देखो ये 4 ओम तो था ही सही, ठीक है, 4 ओम था ही सही। यहां से हमने इस जगह एक 2 ओम का शंट और लगा दिया इसमें, ये 2 ओम का शंट हमने और जोड़ दिया यहाँ पे इसमें इस जगह, ठीक है, 2 ओम का शंट, ठीक है। तो ये 2 ओम, ये 4 ओम। अब बच्चों यहाँ से कह रहा है धारा 1/n गुना रह जाती है। मान लो बच्चों यहाँ पे धारा आ रही कितनी, I, तो यहाँ से कितनी हो गई, मान लो I/n यहाँ से जा रही है, धारा कितनी हो गई 1/n गुना, मतलब I/n यहाँ से गुजरेगी। चलो एक काम करें, थोड़ी देर इसको x मान लेते हैं, ये धारा x है, तो यहाँ से कितनी आएगी ऊपर से I - x, जो मैंने इरेज किया था सही हो, x का मान क्या है, I/n को मैं x बोल रहा हूँ, I/n को x बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए, अब यहाँ पे इसके अंदर जो इसका नेट मान क्या आएगा, जो जी तो अपने निकाल लिया, ये जी तो कितना आया था 16 ओम, ये तो निकाला अपन ने, 16 ओम निकाला ही है। अब यहाँ पे देखो दोनों क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम बना रहे हैं, तो समांतर क्रम में नेट मान क्या है बताइए, गुणा बटा योग हो जाएगा, तो गुणा बटा योग करेंगे 8/6 मतलब 4/3 ओम, यह एस का मान 4/3 ओम है, ठीक है। अब की बार अब यहाँ पे वापस वही समांतर क्रम में क्या कर दें, VS बराबर VG, तो यहाँ बच्चों VS बराबर VG कर देंगे, VS बराबर VG, तो VS का मान कितना है, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा कितनी है I-x इंटू प्रतिरोध कितना है 4/3, ठीक है। और यहाँ पे VG के लिए धारा कितनी है x, और प्रतिरोध कितना है 16, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 3 को गुणा कर देंगे तो I-x बराबर 3 को 4 से गुणा किया 12x, तो यहाँ से 13x बराबर आई, तो x बराबर क्या हो गया I/13, x का मान I/13। तो अभी हमने x क्या बताया था, मैंने I/n को x लिखा था, तो I/n, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 13 आ गया, लो n बराबर 13, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फोर्थ क्वेश्चन। बात पहले पढ़ी तो आ गया फोर्थ क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ओम वाले गैलोमीटर में 5 विभाग हैं, मतलब टोटल जो लाइनें बनी होती है ना, जहां पे धारा नापते हैं ना, धारा के मान लिखे होते हैं, टोटल 5 विभाग बने हुए, इसके अंदर 5 डिविजन्स हैं, तथा इसकी धारा सुग्राह्यता 10 एम्पियर प्रति विभाग है। तो जो इसका मात्रक समझो क्या लिखा है, 10 एम्पियर प्रति विभाग, मतलब एक विभाग कितनी धारा नापता है 10 एम्पियर, तो इसमें कुल 5 विभाग है, तो ये गैलोमीटर कुल कितनी धारा नाप सकता है, टोटल 50 एम्पियर, ठीक है। गुणा कर देंगे तो 50 एम्पियर जाएगा, मतलब यहाँ पे देखें इसकी प्रारंभिक धारा परास कितनी है, प्रारंभिक धारा परास बराबर, इसमें कितने विभाग हैं 5 विभाग, और 5 विभाग हैं, और बच्चों यहाँ पे इसका जो नाप रहा है, इसमें जो सेंसिटिविटी है कितनी है 10 विभाग प्रति एम्पियर है, 10 एम्पियर प्रति विभाग है, 10 एम्पियर प्रति विभाग, विभाग को इंग्लिश बोलते हैं डिविजन्स, ठीक है, 5 डिविजन्स, और ये 10 एम्पियर पर डिवीजन, विभाग से विभाग उड़ा दो तो कितना आ गया ये 50 एम्पियर। तो प्रारंभ में धारा परास कितनी बच्चों 50 एम्पियर है, और हमें इसको अमीटर में चेंज करना है, जिसकी धारा परास कितनी करनी है 1000 एम्पियर। चलो वापस वही डायग्राम बनाए, ठीक है, ये गैलोमीटर दिखा दिया, ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें ये अपन ने S दिखा दिया, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, S का मान, ठीक है। टोटल G में से धारा कितनी जा रही है 50 एम्पियर जा रही है, टोटल धारा में कितनी बनानी है 1000 एम्पियर करनी है, तो इसका मतलब 950 एम्पियर यहाँ से गुजरेगी। जी का मान आपको दे रखा है 5 ओम, बस क्या कर दो यहाँ पे वही VS बराबर VG। तो आप देखिए झूठ नहीं बोल रहा आपसे, हर जगह वही काम कर रहे हैं अपन, ताकि मेन बेसिक चीज समझ आ जाए हमें करना क्या होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। VS बराबर VG, तो VS का मान 950 इंटू S कर दिया, VG का मान 50 इंटू 5 कर दिया, ठीक है, 50 इंटू 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मान, देखिए यहाँ से ये 50 से 950 कट जाएगा 19 बार, तो S बराबर हो जाएगा 5/19 ओम, S बराबर
5/19 ओम आ जाएगा एस का मान, 5/19 ओम ये निकाल लिया अपना रिजल्ट, एस का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए इस पे बेस्ड। अब देखिए बच्चों आपको एक और चीज समझाऊं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ से आपसे कहा था कि उच्च परास है तो आर ए का मान क्या है, अल्प। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट में अपन एक नोट डाल के लिख लें, जो आपसे मैं कहा था उच्च परास अमीटर, उच्च परास का जो अमीटर है इसका ए बराबर क्या है बच्चों, स्मॉल है। उच्च परास अमीटर का आर अल्प है। ठीक है, और प्रतिरोध क्या है, अल्प है, और आर का मान भी अल्प है, का प्रतिरोध आर ए इज इक्वल टू अल्प। ठीक है, मतलब अगर बच्चों जैसे आपसे कहा जाए कि एक अलग अलग गैलोमीटर अमीटर है, एक माइक्रो एम्पियर धारा नापता है, एक मिली एम्पियर नापता है, एक एम्पियर धारा नापता है, तो माइक्रो एम्पियर की परास बहुत छोटी है, उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि परास जितनी उच्च होती है प्रतिरोध अल्प होता है, या कहते हैं अल्प परास है तो प्रतिरोध उच्च होता है। अतः हम ये कह सकते हैं आर माइक्रो एम्पियर इज ग्रेटर देन आर मिली एम्पियर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, एम्पियर। तो जितनी छोटी धारा परास है उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा, या कहते हैं जितनी कम प्रतिरोध है उतनी उच्च परास होगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किए G2A कन्वर्जन वाले। ठीक है, बात पहले पढ़ी, अब देखते हैं G2V कन्वर्जन। तो जो आप देखें यहाँ पे G2V रूपांतरण, गैलोमीटर टू वोल्टमीटर रूपांतरण, जैसा आपको मैंने G2A समझाया था, तो G2A के लिए अपन ने समांतर संयोजन का यूज किया था। अब बच्चों G2V, आप जानते हो बच्चों वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वेरी हाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे किसी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस नॉर्मल है, इसको वेरी हाई रेजिस्टेंस में हमें बदलना है, तो उसके क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध S जोड़ देंगे। यहाँ बच्चों इस S को हम शंट नहीं बोलते, ठीक है, रिप्रेजेंट S से कर रहे हैं बट शंट नहीं बोलते, शंट का मतलब समझाया था, समांतर संयोजन को हम शंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैलोमीटर के श्रेणी क्रम में एक S जोड़ दिया था, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, और परिणामी प्रतिरोध क्या बन जाता है, उच्च बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये निकाय एक वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। तो देखिए ये लिखा G2V रूपांतरण में उच्च परास का वोल्टमीटर प्राप्त करने हेतु, उच्च परास मतलब एक गुड वोल्टमीटर, अच्छा वोल्टमीटर। ठीक है, उच्च परास का वोल्टमीटर प्राप्त करने हेतु उच्च प्रतिरोध S को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे RV बराबर क्या होता है, उच्च हो जाता है, और निकाय एक वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ये चीज अपन देखी। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे IG है, ये इसके G के साथ और कुछ जुड़ा हुआ नहीं, तो पूरी करंट IG में जाएगी। ठीक है, ये G ओम इसका वोल्टेज है, तो बच्चों इसकी IG क्या है, धारा परास। इस धारा परास को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, इसकी वोल्टा परास। तो VG क्या बच्चों यहाँ पे, इसकी प्रारंभिक वोल्टा परास है VG। तो VG यहाँ बता रहा है बच्चों, हियर VG इज इक्वल टू प्रारंभिक वोल्टा परास, प्रारंभिक वोल्टता परास को बता रहा है ये। ठीक है, प्रारंभिक वोल्टता परास मतलब पूर्ण विक्षेप की बात करें, पूर्ण विक्षेप वोल्टता है ये, प्रारंभ में पूर्ण विक्षेप वोल्टता है ये, प्रारंभिक वोल्टता परास। ठीक है, अब बच्चों देखो फिर उसके बाद अपने क्या, अभी यहाँ पे इसको अगर अभी टोटल वोल्टेज V की फॉर्म में लेके आना है, तो इसके श्रेणी क्रम में मैंने S जोड़ दिया। तो क्या होगा बच्चों, देखो जैसे मान लो टोटल वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट है, और ये केवल 1 वोल्ट सहन कर सकता है, तो हमें इसको 100 वोल्ट सहन कराना है पूरे निकाय को, लेकिन G तो केवल 1 वोल्ट सहन कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध S जोड़ देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चों, अब ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट में से 99 वोल्ट तो आ जाएगा इस पे, और इस पे कितना आएगा, 1 वोल्ट, अतः आराम से ये पूरा 100 वोल्ट निकाय पूरा 100 वोल्ट सहन कर गया। ठीक है, तो कहना मतलब है कि हमें एक उच्च वोल्टता का वोल्टमीटर प्राप्त बनाना है, तो इस S मतलब इस G के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध S जोड़ देंगे। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे देखिए अब ये टोटल 100 वोल्ट, इस पे आया 1 वोल्ट, इस पे 99 वोल्ट आया, तो पूरा 100 वोल्ट क्या बता रहा है, इसकी कुल वोल्टता परास को, नई वोल्टता परास को। तो V क्या बच्चे यहाँ पे, नई वोल्टता परास है ये, नई वोल्टता परास इसको शो करा बिल्कुल वो जो अपने I और IG के मान लिखे थे, I और IG को मैंने परिभाषित किया था, वैसे यहाँ पे V और VG की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नई वोल्टता परास हो गई। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सोल्व कैसे करना है, जैसे श्रेणी क्रम को अपने कैसे सोल्व किया था, समांतर क्रम संयोजन के अनुसार दोनों में वोल्टेज समान करके फिर हमने वोल्टेज का मान कर रखा था I इंटू R। ठीक है, VS बराबर VG किया था, और वोल्टेज का मान I इंटू रेजिस्टेंस, धारा इंटू प्रतिरोध करके सोल्व किया। ऐसे बच्चों यहाँ पे दोनों क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, धारा समान करेंगे। ठीक है, IS बराबर करेंगे IG, और धारा का मान रख देंगे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
ठीक है, उससे अपन निकाल सकते हैं। चलो अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको रेंज की बात की थी यहाँ पे, तो एक नोट के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं उच्च परास का जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, यहाँ पे परास इसकी उच्च है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, उच्च। परास उच्च है, रेजिस्टेंस भी उच्च है, तो हम देख रहे हैं उच्च परास का जो वोल्ट मीटर है, इसका बच्चों रेजिस्टेंस भी क्या आ रहा है बच्चों, उच्च आ रहा है। प्रतिरोध आर वी इक्वल टू क्या बच्चों, ये भी उच्च है, ठीक है। तो परास उच्च है तो प्रतिरोध भी उच्च है। जैसे एक अब वोल्ट मीटर है, मान लो वो नापता है तो वोल्टेज को, वोल्ट को, और एक नापता है मिली वोल्ट को, एक नापता है माइक्रो वोल्ट को। तो जितना ज्यादा परास होगी, इसकी परास उच्च है, ये सबसे परास छोटी परास है, तो जितनी उच्च परास है उसका प्रतिरोध भी उच्च आएगा, मतलब उसका क्रम ये आएगा। तो जो वोल्ट मीटर वाला रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर के रूप में वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जो माइक्रो वोल्ट नाप रहा है उसका रेजिस्टेंस सबसे स्मॉल है। ये चीज अपन ने देख ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें चलो एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊं मैं। कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जी को हमें 10 किलो वोल्ट वाले परास वाले वोल्ट मीटर बदलना है, तो आवश्यक शंट का मान बताना है क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व। तो जो पिछला क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था ना, विभाग वाला से 5 विभाग थे और उसकी धारा सुग्राहिता कितनी थी, 10 एम्पियर प्रति विभाग थी। तो बच्चों उससे अपन ने इसकी क्या निकाली थी, पहले प्रारंभिक धारा परास निकाली थी, आईजी। तो पहले यहाँ से अपन आईजी निकालें इसकी, जो निकाल चुके हैं पहले पिछले क्वेश्चन में। प्रारंभिक धारा परास आईजी का मान क्या लिखा था अपन ने, इसकी 5 विभाग थे और इसमें 10 एम्पियर प्रति विभाग मान था, तो कुल कितनी थी धारा, 10 एम्पियर, ठीक है। तो प्रारंभिक धारा परास 10 एम्पियर। अब बच्चों आपसे कहा था मैं इस धारा परास को अगर मैं रेजिस्टेंस जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाती है, वोल्टता परास बन जाती है। तो प्रारंभिक वोल्टता परास अगर अपन निकालें, प्रारंभिक वोल्टता परास वीजी का मान निकालें, तो वीजी इक्वल टू क्या होता है, देखिए आईजी इंटू जी। तो आईजी इंटू जी कर देंगे, आईजी इंटू जी, तो आईजी का मान 50, जी का मान कितना था 5, तो कितना आ गया 250 वोल्ट, ठीक है। ये हम आ गया प्रारंभिक वोल्टता परास। अब इसमें कन्वर्ट करना है, इसको 10 किलो वोल्ट वाले में परास में चेंज करना है। तो बच्चों वही चित्र बनाइए इसका, पहले ये जी दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया अपन ने, एस दिखा दिया, ठीक है। हमें देख रहे हैं जो जी की जो वोल्टता परास है कितनी, जी की तो कितनी बच्चों, ये 250 वोल्ट है, इस पे 250 वोल्ट आ सकता है केवल। और हमें टोटल मान कितना करना है इसका, 10,000 वोल्ट। 10 किलो वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट करना है इसका टोटल परास का मान। तो इसका इस पे कितना आएगा, 9,750 वोल्ट हमें इस पे लेके आना है एस पर, ठीक है। और जी का मान तो देखा था 5 ओम दिया था। बस अब यहाँ बच्चों दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एस श्रेणी जी है, तो श्रेणी क्रम में हम क्या समान कर दें बच्चों, धारा समान कर दें दोनों की। यहां से धारा समान कर देंगे, आई एस बराबर आई जी। तो आई, अब धारा का मान करते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 9750, रेजिस्टेंस कितना है इसका एस। ऐसे यहाँ पे वोल्टेज कितना है 250 एंड रेजिस्टेंस कितना है 5। तो यहाँ से ये इससे काट दो चाहो तो कितना 50 बार कट जाएगा। तो एस बराबर कितना आ गया 9750 बटा 50, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे एस का मान, ठीक है। तो अपन ने धारा बराबर करके सॉल्व कर लिया। चलो अब आगे देखो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और समझा दूं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमें गैलोमीटर को की परास वोल्टता परास n गुना करनी है, ठीक है। गैलोमीटर की वोल्टता परास n गुना करने हेतु आवश्यक s का मान बताना है क्या होगा। आवश्यक s का मान बताना है क्या होगा, वोल्टता परास n गुना करनी है, आवश्यक s बताना है क्या है। तो बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही ये गैलोमीटर और s को अपन ने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसकी वोल्टता परास ये बच्चों मान लो x है, ठीक है। और हमें इसको टोटल वोल्टता परास n गुना करना है, मतलब nx करना है टोटल वोल्टता परास। तो इस पे x वोल्ट आएगा, तो इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा बेटा n-1 इंटू x वोल्ट इस पे आएगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों दोनों की धारा समान कर दें, मतलब आई एस बराबर कर दें आई जी, आई एस बराबर आई जी। तो आई एस का मान वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब n-x अपॉन एस, और आई जी का मान भी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे x और रेजिस्टेंस का g है, तो x उड़ गया, तो s बराबर क्या हो गया n-1 इंटू जी, ठीक है। ये लो, ये निकाल लिया अपन ने। तो इस प्रकार से अपन ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। बात पहले पड़ी।
तो ये गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, कल पढ़ेंगे, कल मिलते हैं अपन, कल पढ़ेंगे बच्चों अपन पोटेंशियोमीटर के बारे में, व्योममापी के बारे में। ठीक है, ओके, गुड बाय।